दोस्तों नमस्कार। 158वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें। एक कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहां से, किस हिस्से से, किस राज्य से, किस स्थान से अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई को देखते आ रहे हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर किया करो। सभी लोग एक बार जैसे भी कहानी को सुने तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। चलिए आज के 158वें एपिसोड में आपका फिर से मैं मनदीप सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। सभी लोगों ने मिलकर गुफा के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाना शुरू कर दिया। तभी अचानक गुफा से एक जोरदार चीख की आवाज आई। उसके बाद एक विशाल खूनी ड्रैगन प्रकट हुआ। खूनी ड्रैगन विशाल काय था और 50 मीटर से भी ज्यादा लंबा। उसका पूरा शरीर लाल छिलकों से ढका हुआ था और उसका हर शल्क फुटबॉल के आकार था जिसमें लाल रोशनी निकल रही थी। तभी ब्लड पाइथन किंग ने अपने विशाल जबड़े खोलते हुए ठंडे स्वर में कहा, यहां से तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं ब्लड पाइथन किंग तुम सबको खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर परम ने हंसते हुए कहा, मुझे राक्षसी रक्त गुफा के अंदर राक्षसी फल चाहिए। अगर आप इसे मुझे दे दे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। वो हेवन तलवार सेक्ट का पावरफुल स्टूडेंट था। ब्लड ब्लैड सेक्ट के हिमेश और कॉलिंग सेक्ट के मितेश और अन्य सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। जब ब्लड पाइथन किंग ने देखा कि भीड़ जाने को तैयार नहीं तो उसने अपने जबड़े खोले और परम की तरफ एक लाल लो छोड़ दी। परम ने तभी अपनी तलवार चलाई और लाल लो को दूर भगा दिया। इसके बाद परम ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मेरी तलवार का प्रकोप महसूस करो। परम ने अपनी लंबी तलवार पाइथन किंग की तरफ घुमा दी। उसकी तलवार ने उसके शरीर पर एक निशान छोड़ दिया और ब्लड पाइथन किंग के शरीर से एक लाल शल्क गिर गया था। ब्लड पाइथन किंग दर्द से करहा उठा। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सांपों का किंग होने के बावजूद उसे घृणित इंसानों ने घायल कर दिया। इसलिए उसने मन ही मन में सोच लिया था कि वो उस इंसान को जरूर मार देगा। तभी ब्लड पाइथन किंग ने एक राक्षसी गोली थूकने में अपने जबड़े खोले। राक्षसी गोली मुट्ठी के आकार की थी। वो खून से लाल थी और एक पावरफुल उपस्थिति का आभास दे रही थी। राक्षसी जानवरों के पास शायद ही कभी राक्षसी गोलियां होती थी, लेकिन जिनके पास वो गोलियां थी वो आमतौर पर पावरफुल थे। गोली से एक लाल चमक निकली। उसमें इतनी पावर थी कि वो हवा को चीरती हुई परम के शरीर पर जोर से गिर पड़ी। परम के मुंह से खून निकल गया। उसका शरीर आसमान में उड़ गया और फिर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। परम ने डरते हुए बुदबुदा कर कहा, एक महापावरफुल राक्षसी जानवर, ये महापावरफुल राक्षसी जानवर कैसे हो सकता है? राक्षसी जानवर को महापावर से पावर होती थी और उन्होंने अपने पूर्वजों से ब्लड लाइन टोटम के मध्य से विरासत मिली थी। वह पावर आमतौर पर बड़ी पावरफुल थी। वहीं उसकी ताकत देखकर अन्य स्टूडेंट्स की अभिव्यक्ति भी बदल गई थी। उन्होंने देखा कि परम राक्षसी जानवर से हार गया है। हजारों में से केवल एक राक्षसी जानवर किंग उसके महापावर को समझ और उपयोग कर पाता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ब्लड पाइथन किंग इतना ज्यादा भाग्यशाली और प्रतिभाशाली होगा कि वो इस पावर को प्राप्त कर सकेगा। आसपास के लोग जानते थे कि अकेले दम पर ब्लड पाइथन किंग को हराना नामुमकिन है। वे तभी उसे हरा पाएंगे जब साथ मिलकर काम करेंगे। हिमेश ने अपना बड़ा सा चाकू चलाकर कहा, सब लोग आओ और हम सब मिलकर इस ब्लड पाइथन किंग को मार डालेंगे। हम इसे मारने के बाद ही गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। उसके शब्दों पर मितेश, पुखराज और रमीज ने अपनी हथियार चला दिए। ब्लड पाइथन किंग पर हमला किया। यहाँ तक कि 100 फ्लावर सेक्ट की फूल परी और तलवार मंडप के विकास भी ब्लड पाइथन किंग के खिलाफ हमले में शामिल हो गए। इसी समय स्पिरिचुअल हथियारों से एक दर्जन हमले पर उसके शरीर पर हुए और ब्लड पाइथन किंग को काफी चोटें आई। ब्लड पाइथन किंग जोर से चिल्लाया। तभी राक्षसी गोली के भीतर से एक सुनहरा प्रकाश प्रकट हुआ जिसमें अपार पावर थी। हालांकि स्टूडेंट्स ज्यादा चतुर हो गए थे। महापावर को देखते हुए जल्दी से उससे बच निकले। कुछ स्टूडेंट्स बड़े धीमे थे, महापावर से हल्की चोट भी खा सके, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। ब्लड पाइथन किंग जानता था उसके लिए पराजित करने के लिए बहुत सारे मनुष्य थे। वो बड़ा चालाक था और उसे पता था कि एक एक करके इंसानों को हराना होगा। उसका पहला निशाना फूल परी ही थी। उसने अपनी पूंछ हवा में उठाई और फूल परी की तरफ जोर से झटका। फूल परी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, हरी रोशनी बटोरी
तभी उसे ब्लड पाइथन किंग के अपार पावर का आभास हो गया। उसकी पावर ब्लड लाइन किंग से हमलों से टकरा गई और वो बुरी तरह से हवा में उछल गई। ब्लड पाइथन किंग की ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। जैसे वो जमीन पर गिरने वाली थी, किसी ने उसके शरीर को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गुस्से में एक झलक आई। ऐसे समय में उसका फायदा उठाने की हिम्मत किसने की थी? लेकिन जब वो पलटी तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो समर था। फूल परी ने समर को देखते ही आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसको कभी भी ये सोच में नहीं आई थी कि समर से यहाँ मिलेगी। समर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। उसके हाथ अभी भी उसकी पतली कमर पर थे। इस महिला की कमर बड़ी मुलायम और आरामदायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर पानी से बनी हो। ब्लड पाइथन किंग ये देखकर क्रोधित हो गया कि उस युवक ने उसकी उपेक्षा की जो उस महिला से अंतरंग बातें कर रहा था। तुरंत उसकी आंखें लाल हो गई। ब्लड पाइथन किंग की आंखें चौंधिया गई थी और उसने गुस्से में दहाड़ कर कहा, मानव, मेरी अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने समर की तरफ अपनी पूंछ जोर से घुमा दी, जिससे हवा में एक काली दरार पड़ गई और इस बल की फोर्स कम से कम 18 टन की थी। तभी समर ने अचानक अपने दाहिने हाथ से प्रहार किया, जिससे लाइफ एनर्जी प्रवाहित होने लगी। पन से पहाड़ों और नदियों का एक विशाल काल्पनिक रूप बन गया। उसने ब्लड पाइथन किंग के तने पर प्रहार किया, जिससे वो कुचला गया और शल्क गिर गया। इससे ब्लड पाइथन किंग के नीचे का लाल मांस दिखाई देने लगा था और उसके शरीर से खून भी निकलता रहा। ब्लड पाइथन किंग डर से दहाड़ मारा और उसके सामने वाला युवक उससे भी ज्यादा प्रभावित था। वो उसके प्यूंछ पर लगे शल को नष्ट करने में कामयाब रहा और ये देखकर कि ब्लड पाइथन किंग घायल हो गया है, परम हितेश, मितेश और अन्य सभी ने अपने स्पिरिचुअल हथियार निकाले और ब्लड पाइथन किंग पर भयंकर हमला कर दिया। अनगिनत स्पिरिचुअल हथियारों ने ब्लड पाइथन किंग के शरीर पर प्रहार किया, जिससे तेज आवाजें उठी। ब्लड पाइथन किंग के सारे शल्क गायब हो गए। ब्लड पाइथन किंग को पूरी तरह से शरीर में दर्द महसूस हुआ। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक राक्षसी गोली थूक दी। गोली से एक लाल प्रकाश निकला, क्योंकि उससे ज्यादा खतरा समर से ही था। राक्षसी गोली के पावर को भांगकर समर अब और लापरवाही नहीं बरत सका। उसने अपने शरीर से लाइफ एनर्जी को प्रभावित किया और सब कुछ अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में संग्रहित कर लिया। फिर एक नीली प्रकाश किरण छोड़ी। उसने जो तकनीक अपनाई थी वो वास्तव में कॉन्करर फिंगर, एक फिंगर सब कुछ विभाजित कर देती, पहला कदम था। राक्षसी गोली से निकलने वाली रोशनी कॉन्करर फिंगर से दो हिस्सों में बट गई और हवा में गायब हो गई। ब्लड पाइथन किंग के हमले से समर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। समर ने ब्लड पाइथन किंग की राक्षसी गोली को रोक दिया। बाकी सभी ने अपनी पूरी ताकत से ब्लड पाइथन किंग के शरीर पर हमला किया। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर ब्लड पाइथन किंग के शरीर पर दर्जनों छेद कर दिए। उसकी सारी हड्डियां टूट गई। उसका खून बहकर जमीन को लाल कर रहा था। ब्लड पाइथन किंग फिर जमीन पर गिर पड़ा और 1 इंच भी नहीं हिल पाया। ब्लैक ब्लड सेक्ट के हिमेश, जो एक विशाल काला ब्लेड लेकर आए थे, ब्लड पाइथन किंग के पास आए और एक झटके में उसका सिर काट दिया। ब्लड पाइथन किंग की मौत के बावजूद हर कोई उसके शरीर को घूर रहा था, उसके शरीर में लगी राक्षसी गोली की तलाश में था। हर कोई इसे पाना चाहता था। परम तभी आगे बढ़ा। उसने पहला कदम भी नहीं लिया कि हिमेश और मितेश भी आगे बढ़ गए। उन तीनों के अलावा पुखराज और रमेश भी आगे बढ़े। सब एक दूसरे को स्थिरता से देख रहे थे। कोई भी राक्षसी गोली किसी और को नहीं देना चाहता था। समर भी उस राक्षसी गोली को गौर से देख रहा था। वो भी उसे हथियाना चाह रहा था। तभी अचानक बिजली की गति से एक काली आकृति गुजरी और पल भर में उस राक्षसी गोली के पास पहुंच गई। सबको कुछ कहने का मौका दिए बिना उस आकृति ने राक्षसी गोली को मुंह में डाला और निगल लिया। पहले तो सब हक्का बक्का रह गए, फिर गुस्से में आग बबूला हो गए। वो उस राक्षसी गोली के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसे एक कुत्ता खा जाएगा। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में हजारों झींगे ठूस दिए गए हों और वो इतने गुस्से में थे कि उनके नथुनों से धुआं निकलने लगा। परम ने अपनी लंबी तलवार निकाल ली, हिमेश ने अपनी लंबी तलवार निकाल ली और अन्य लोग भी अपने अपने स्पिरिचुअल हथियार निकाल कर खड़े हो गए थे। सभी लोग उस काले पिल्ले को तिरछी नजरों से देखने लगे। तभी काला पिल्ला समर के पीछे दौड़ा और अपने दाहिने पंजे से समर की तरफ इशारा किया। सामने खड़े कुछ लोग पर चिल्लाते हुए बोला, ये तुम्हारे कुत्ते मास्टर का दोस्त है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें इसे मारना होगा।
परम हिमेश बाकी लोगों के चेहरे पर थोड़ा भाव आ गया। फिर उन्होंने समर को ठंडी नजरों से देखा, क्योंकि वो उस आदमी से नाखुश थे। वो उस काले पिल्ले का दोस्त था। समर की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक आया। काला पिल्ला एक गधा था और उसने कभी दोस्ती नहीं कर सकता था। इस छोटे से कुत्ते ने शैतानी गोली खाकर खुद का फायदा उठा लिया, लेकिन अब समर को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। समर ने इनकार करने पर हाथ हिलाकर सभी से सका, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस चीज का कोई दोस्त नहीं हूं। वो उस कुत्ते पर दोष अपना ऊपर नहीं लेने वाला था। हालांकि काला पिल्ला उसे इतने आसानी से जाने देने वाला तो बिल्कुल नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम समर हो, तुमने मुझसे राक्षसी गोली चुराने के लिए कहा था। और ये कहने के बाद काला पिल्ला समर के दाहिने पैर के पीछे छिप गया। समर के पतलून पर अपना सिर रगड़ने लगा, ताकि ऐसा लगे कि वो समर के बड़ा करीब है। परम हिमेश और अन्य लोगों को जब एहसास हुआ कि काले छोटे कुत्ते का समर से गहरा संबंध है, तो वह अपने स्पिरिचुअल हथियारों के साथ समर की तरफ चल पड़े। समर ने सभी को अपनी तरफ आते देखकर उसने अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली। चाहे उसे पसंद हो या न हो, उसे काले पिल्ले का दोष अपने ऊपर लेना ही पड़ा। इसी समय राक्षसी रक्त गुफा से एक गगनभेदी दहाड़ निकली, जो एक समय में किसी जानवर की दहाड़ और किसी इंसान की आवाज जैसी लग रही थी। यह बड़ी भयानक थी। उसको सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सभी राक्षसी रक्त फल ढूंढने राक्षसी रक्त गुफा में आए थे। हालांकि वो अभी राक्षसी गोली के लिए आपस में लड़ने लगे थे। ये बिल्कुल उचित था ही नहीं। सभी ने राक्षसी गोली के लिए लड़ना बंद कर दिया और राक्षसी रक्त गुफा की तरफ चल पड़े। राक्षसी रक्त गुफा बहुत ही बड़ी थी और कम से कम 100 मीटर गहरी। गुफा से तीखी और खूनी गंध आ रही थी। हवा में खून के रंग का कोहरा बढ़ गया, जिन्हें लोगों को दबाव महसूस हो रहा था। चूंकि ब्लड पाइथन किंग मारा गया था और इसलिए सभी लोग बिना किसी बाधा के राक्षसी रक्त गुफा के सबसे गहरे नीचे हिस्से में चले गए। वहां एक लाल रक्त का राक्षसी तालाब था। यह लगभग 30 मीटर चौड़ा और लाल रंग से भरा हुआ था। तालाब के कुछ ही दूरी पर हड्डियों का एक ढेर भी था, जो सभी मानव हड्डियां थी। ऐसा लग रहा था पहले उन्हें मारा गया और उसका ब्लड राक्षसी ब्लड तालाब में बहा दिया गया। राक्षसी ब्लड तालाब के बीच लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। वो पीला और दुबला पतला था। उसका ज्यादातर खून राक्षसी रक्त तालाब में बहा दिया गया था। अधेड़ उम्र के आदमी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा लाल पेड़ था और वो नीचे से ऊपर तक लाल था। उसकी लाली चकाचौंध करने वाली थी। उसकी शाखाओं से 3 लाल फल लटक रहे थे। फलों का रंग खून के रंग के जैसा था। फल लगभग एक सेब के आकार के थे, लेकिन उनमें एक गहरी पावर का एहसास था। राक्षसी रक्त तालाब में ताजा खून और अधेड़ उम्र के आदमी का खून सभी उस लाल पेड़ को पोषित करने के लिए थी, ताकि राक्षसी रक्त फल विकसित हो जाए। परम हिमेश आगे आ गए। वो राक्षसी रक्त तालाब पर सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने वो खून दानव वृक्ष का राक्षसी रक्त फल तुरंत देख लिया और उनकी आंखें अत्यधिक उत्साह से भर गई थी। राक्षसी ब्लड फल एक ऐसा खजाना था जो किसी भी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर सकता था। हालांकि जब उन्होंने राक्षसी रक्त ब्लड में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उनके चेहरे बदल गए, क्योंकि वो एक्सपर्ट स्टेज का फाइटर था। एक पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के फाइटर को जंजीरों से जकड़ा गया था। उसका खून उस तालाब में बहाया गया और जो वृक्ष ने सोख लिया था। इससे संकेत मिलता था कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के मास्टर को हरा सकता है वो कितना पावरफुल होगा। उस राक्षसी तालाब में कुछ आवाजें निकल रही थी। कुछ लाल खूनी लाशें बाहर निकल रही थी। इन खूनी लाशों को शरीर से लगातार खून टपक रहा था, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लाल हो गया था। समर ने अंदर आते ही खूनी लाशों को देखा। उसने राक्षसी तालाब में बंधे उस अधेड़ उम्र के आदमी को भी देखा और उसको देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। इस पतले कमजोर अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर समर की आंखें तुरंत आंसू से भर गई, क्योंकि यह पतला अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर विंड एज दानव किंग था। विंड एज दानव किंग किसी ग्रेट कॉन्करर के 10 महान दानव किंगों के लीडर था और जो आसानी से दुनिया भर में घूमता था। कई पावरफुल फाइटर्स को पराजित कर चुका था। दुनिया की कई ताकतें उससे डरती थी। उसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगती थी। लेकिन अब बेहद दयनीय स्थिति में था। समर के चेहरे पर आंसुओं के साथ चिल्लाते हुए उसने कहा, मास्टर। समर की आवाज सुनकर अधेड़ उम्र आदमी ने आश्चर्य में अपना सिर उठाया। उसने समर को देखकर हैरानी में कहा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
समर ने दुख भरी आवाज में कहा। मास्टर, मैं आपको बचाने के लिए आया हूं मास्टर। उसकी बात सुनकर विंड एज दानव किंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समर पर चिल्लाकर कहा, समर, यह बहुत खतरनाक जगह है, जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। समर ने अपना सिर हिलाकर कहा, मास्टर, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बचाऊंगा और आपको यहां से बाहर लेकर जाऊंगा। जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तब एक खून से लथपथ लाशें इकट्ठी होकर उन पर टूट पड़ी। वो बहुत ताकतवर थी। सभी सच्चे आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज के बराबर की थी। हर खूनी लाश से एक तेज सुर निकल रहा था। तभी एक खूनी लाश समर की तरफ दौड़ी। उसको अपनी तरफ आता देखकर समर ने अपनी तलवार घुमाई और आसानी से उसका सिर काट दिया। ये लाशें मजबूत थी, लेकिन समर, परम और अन्य लोगों के सामने नहीं टिक पाई। कुछ ही पल में उन्होंने सभी लाशों को ढेर कर दिया। अचानक राक्षसी तालाब में एक तेज आभा निकलने लगी। एक विशाल रक्त रंजित शव बाहर निकला। यह रक्त रंजित शव बाकी जोम्बी से कहीं ज्यादा अलग था। खूनी लाश किंग ने चिल्लाते हुए कहा, पृथ्वी आत्म प्रकाश वेल। और उसने एक लाल एनर्जी वेल उत्पन्न कर दिया। इसके साथ परम को पिंजरे में बंद कर दिया। परम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें डर से छा गई। वो इस पृथ्वी आत्म आवरण के अंदर शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। घबराहट में खूनी लाश किंग को देखता रहा। खूनी लाश किंग ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिसे एक विशाल खूनी हाथ बन गया। खूनी हाथ में भयानक पावर थी और एक ही थप्पड़ में उसने परम को मार डाला, जो सच्चे आत्म किंगडम के टॉप स्टेज का फाइटर था। परम निश्चित रूप से हेवन तलवार सेट का एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट था, लेकिन वो खूनी लाश किंग के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया। एक पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल का ज़ोंबी। उस खानी लाश किंग को देखकर समर और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि डर उनके दिमाग में भरने लगा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खूनी लाश किंग पृथ्वी किंगडम लेवल का फाइटर होगा, जिनसे उसने अभी अभी अधिक पावरफुल बना दिया था। तब एक खूनी लाश किंग ने किलिंग इंटेंट के साथ ठंडे स्वर में कहा, मानवो, क्योंकि तुमने राक्षसी रक्त गुफा में प्रवेश करने का साहस किया, इसलिए तुम सब मारे जाओगे। वो राक्षसी रक्त गुफा का एक रक्षक था। जो भी कोई उस गुफा में आता वो उसको मार देता। इसके अलावा समर अन्य लोग राक्षसी रक्त तालाब में रक्त की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से अच्छा पोषण था। हेवन तलवार सेक्ट, ब्लैक ब्लेड सेक्ट, कोलिन सेक्ट के स्टूडेंट्स को यहाँ आने का पछतावा होने लगा। कोनी लाश किंग बड़ा पावरफुल था। सब लोग जल्दी से पीछे की तरफ भागने लगे। कोनी लाश किंग बड़ा ताकतवर था और उसके हमलों का जवाब देने का किसी को कोई भरोसा नहीं था। खूनी लाश किंग ने एक खूनी मोती थूका, जिससे लाल रंग का प्रकाश किरण निकल गया और बाकी के जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ वो चला गया। उन सभी को मार डाला। हालांकि समर ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह हेवन तलवार सेट के लोगों से नफरत करता था। तभी खूनी लाश किंग ने पुकारते हुए कहा, पृथ्वी आत्म प्रकाश किंगडम। और उसने अपने किंगडम को लागू कर दिया और फूल परी और शिवांगी को उसके किंगडम में फंस गए थे। ये देखकर समर का चेहरा बदल गया, क्योंकि ये दोनों महिलाएं उसके साथ अच्छे संबंध में थी, इसलिए वो उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। खूनी लाश किंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। एक जबरदस्त आघात के साथ वो फूल परी की तरफ झपटा। अगर उसने सचमुच उस पर हमला कर दिया होता तो वो तुरंत मारी जाती। समर आगे बढ़ा। उसकी चाल एक तीखे तीर की तरह तेज थी और तुरंत फूल परी के पास पहुंच गया। उसने अपना दाहिना पंच अचानक घुमाया और उसके पंच से निकले लाइफ एलिमेंट ने पहाड़ों और नदियों का एक विशाल प्रेत की छवि बनाई, जो खूनी लाश किंग से टकरा गई थी। कान फाड़ देने वाली धमाके की आवाज आई। समर 4 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में जलन महसूस होने लगी। एक पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के फाइटर इस समय के लिए बड़े पावरफुल थे, और चूंकि वो सच्चे आत्म किंगडम के टॉप स्टेज पर था, इसलिए उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाया। इसलिए समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली। पहला हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार अचानक हवा में घुमाई और जिससे ज्वालामुखी की एक विशाल काल्पनिक छवि बन गई, और उसने खूनी लाश किंग पर हमला कर दिया। खूनी लाश किंग ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक विशाल खूनी पंजा बनाया, जिसने आसानी से एक झटके में समर के ज्वालामुखी को तोड़ दिया। खूनी लाश बड़ी ताकतवर था। खूनी लाश किंग के दाहिने हाथ फिर से एक खूनी विशाल पंजा बना दिया, जो 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। और भी ज्यादा तेज गति से हाथ समर पर जोर से टकराया। उसके पंजे में बड़ी फोर्स थी और उसने समर को हवा में उछाल दिया था। समर ने थोड़ा खून थूका, क्योंकि उसका शरीर खूनी लाश किंग द्वारा घायल कर दिया गया था। तभी
फाइन ड्रैगन की आवाज समर के सिर में गूंज उठी। उसने टेलीपैथी से समर से कहा, छोटे लड़के, तुम खूनी लाश किंग के सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये खूनी लाशें गड़गड़ाहट और बिजली का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उसे बिजली से मार सकते हो। फायर ड्रैगन की बात सुनकर समर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक आ गई। वो बिजली रत्न को कैसे भूल सकता था। समर ने तुरंत एक बिजली रत्न को उठाया। मोती में संग्रहित बिजली को गड़गड़ाहट के एक्टिवेट करने के लिए बिजली मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तभी एक बिजली प्रकट हुई। खूनी लाश किंग के शरीर पर गति से प्रहार किया। खूनी लाश किंग के शरीर से चटकने की आवाज हुई। उसका मांस जलकर काला हो गया, जिससे पके हुए मांस की तेज गंध आने लगी थी। खूनी लाश किंग के शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें डर से चमक रही थी। उसके जैसे दुष्ट प्राणी बिजली और गरज के सबसे ज्यादा डरते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि समर को बिजली का कंट्रोल आता है। बिजली के प्रहार से खूनी लाश किंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी पावर भी अब आधी रह गई थी। समर को इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ कि उसका बिजली रत्न एक ही बिजली छोड़ सकता था। अगर वो और बिजली छोड़ पाता तो खूनी लाश किंग को मारने के लिए काफी होता। समर ने अपना इंपोर्टेंट पावर को अपनी उंगली में प्रभावित किया और फुफकारते हुए कहा, एक फिंगर सब कुछ विभाजित कर देती है। उसकी उंगली से एक पावरफुल एनर्जी किरण निकल गई और खूनी लाश किंग के शरीर पर बेरहमी से गिरी। इसने खूनी लाश किंग के शरीर में सीधा सा एक छेद कर दिया, फिर उसे दो टुकड़ों में काट डाला। एक उंगली से खूनी लाश किंग मर गया। ये देखकर कि खूनी लाश किंग को समर ने मार डाला, सभी अचंभित रह गए थे। खूनी लाश किंग पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल का फाइटर था, लेकिन समर ने उसे मार डाला। सभी हैरान आंखों से समर को देख रहे थे। तभी समर ने विंड एज दानव किंग से पूछा, मास्टर, मैं आपको यहां से कैसे बाहर निकाल सकता हूं? समर को इतना पावरफुल होते देखकर विंड एज दानव किंग की आंखों में स्तब्धता छा गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर से सालों तक न मिलने के बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा। हालांकि विंड एज दानव किंग ने राक्षसी रक्त गुफा में कई खतरों के बारे में सोचा और चिल्लाया, मेरी परवाह मत करो, तुम्हें जल्दी से यहां से जाना चाहिए। समर हैरान रह गया। उसकी आंखों में उलझन छा गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मास्टर को क्या हो गया है। उसने खूनी लाश किंग को मार डाला है, वो क्यों नहीं चाहता कि वो उसे बचाए। विंड एज दानव किंग ने समर की उलझन को देखा और चिल्लाकर बोला, खूनी लाश किंग वास्तव में यहाँ का मास्टर नहीं है। असली मास्टर तो रक्त दानव एल्डर है। इसलिए ज्यादा मत सोचो और चुपचाप भाग जाओ। उसकी बात को सुनकर समर और बाकी लोग हैरान रह गए, क्योंकि रक्त दानव एल्डर अनकन्वेंशनल पावरों का एक जाना माना शैतान था और वो 81 शैतानों के टॉप 10 में शुमार था। इसके पास भयानक पावर थी। वही राक्षसी ब्लड सेक्ट के लोग रोमांचित थे। रक्त दानव एल्डर 15 साल पहले उनके सेक्ट के सबसे सीनियर एल्डर थे। वो कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में आए थे, वहीं फंस गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो रक्त दानव गुफा के मास्टर बन गए होंगे। तभी गुफा में एक ठंडी और अजीब सी आवाज गूंजी। उसने धीरे से कहा, अरे अरे, अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। गुफा में खूनी धुंध इकट्ठा होकर एक लाल वस्त्रधारी एल्डर का रूप ले रही थी। वो बड़ा बूढ़ा था और उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह लाल और चिकना था, क्योंकि वो अक्सर मानव रक्त पीता था और जिससे एक जवान आदमी के शरीर के लिए पर्याप्त एनर्जी इकट्ठा होती। तभी यू पुखराज और राक्षसी ब्लड सेक्ट के अन्य स्टूडेंट्स ने घुटने टेक दिए और कहा, सीनियर एल्डर की जय हो। रक्त दानव एल्डर ने बोहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में उन सभी से पूछा, तुम लोग कौन हो? मैं तुम में से किसी को नहीं पहचानता। पुखराज ने घुटने टेक दिए और प्रशंसा भरे स्वभाव में कहा, मेरे सीनियर एल्डर, मैं पुखराज हूँ, राक्षसी ब्लड सेक्ट का एक कुलीन स्टूडेंट। मैंने आपकी तस्वीर पहले भी देखी थी। मैं आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ। रक्त दानव एल्डर एक किंवदंती थे और सेक्ट के उनकी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी। उन्होंने एंशियंट ताकतों में से कई लोगों को मार डाला था। तभी रक्त दानव एल्डर ने इन स्टूडेंट से कहा, पुखराज खड़े हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। पुखराज अन्य लोगों के साथ खड़ा हुआ एल्डर के पास चला गया, खुद को उसका सेवक बनाने के लिए प्रस्तुत किया। तभी रक्त दानव एल्डर ने धीरे से कहा, स्पिरिट लाइट किंगडम। और ये कहते हुए उसने अपना एनर्जी किंगडम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे बाकी सभी को ढक दिया। वो खूनी लाश किंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था और समर और बाकी लोग घूंघट के भीतर जरा भी हिल नहीं सकते थे। समर ने उसको देखकर मन ही मन सोचा,
पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज का फाइटर। और ये एल्डर पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल का एक्सपर्ट स्टेज का फाइटर था, इसलिए समर हैरान था। वहीं पृथ्वी आत्म लेवल किंगडम में स्टेज में मास्टर से मुश्किल से निपट सकता था। समर का चेहरा उदास हो गया, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकने लगी। वो जानता था कि उस एल्डर को हराने का एकमात्र तरीका फायर ड्रैगन फिश थी, लेकिन इसका नतीजा ये होने वाला था कि उसे इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी सारी पावर खो देगा। किसी भी तरह के बचाव के बिना वो मरे हुए आदमी के समान होगा। भले ही रक्त दानव एल्डर मर क्यों न जाए, लेकिन राक्षसी ब्लड सेक्ट के बाकी स्टूडेंट्स उसे मार गिराएंगे। अचानक उन्होंने एक जोरदार हंसी सुनी। रक्त दानव एल्डर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ होगे। इस आवाज के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। यह हट्टा कट्टा लग रहा था और उसकी आंखें चमकीली थी। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हेवन तलवार सेक्ट का स्वामी देशराज था, जो पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के लास्ट स्टेज का एक पावरफुल फाइटर था। देशराज एक एंशिएंट बुजुर्ग और जबकि रक्त दानव बुजुर्ग एक अनकन्वेंशनल शैतान था। न्याय और बुराई हमेशा दुश्मन रहे। ये दोनों जाहिर है एक दूसरे से लड़ते के लिए आतुर थे। देशराज ने अपना दाहिना हाथ लहराया, अपनी तलवार निकाली और उसे आगे की तरफ घुमा दिया, जिसे तलवार के एनर्जी में 100 मीटर से अधिक लंबी किरण उत्पन्न हुई, जो अंतरिक्ष को चीरती हुई रक्त दानव एल्डर की तरफ बढ़ गई। समर सच्चे आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था। अधिकतम 40 मीटर लंबाई तक की तलवार एनर्जी बोल्ट बना सकता था। जैसे जैसे व्यक्ति का साधा लेवल ऊंचा हो जाता, तलवार एनर्जी और भी प्रबल हो जाती। तभी उसकी तलवार एनर्जी को देखकर रक्त दानव एल्डर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और रक्त दानव पताका निकाली। ये 1 फुट से अधिक ज्यादा लंबा झंडा था और जिस पर अजीबोगरीब जटिल चिन्ह बने हुए थे। रक्त दानव बुजुर्ग ने पताका लहराई, जिससे एक खूनी कोहरा बना जो तलवार एनर्जी से टकराया और बड़ा तेज आवाज आया। असाधारण एनर्जी तरंगे बाहर की तरफ फैल गई, जिससे गुफा के अंदर की चट्टानें चकनाचूर हो गई और गुफा की छत पर एक बड़ी दरार में पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो गुफा जल्द ही ढह जाएगी। ये दोनों पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर थे और उनका प्रैक्टिस लेवल भी लगभग समान था। कोई भी एक दूसरे को आसानी से हरा नहीं सकता था। तभी रक्त दानव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, देशराज, ये गुफा बहुत छोटी है, चलो बाहर लड़ते हैं। रक्त दानव गुफा उस एल्डर का निवास स्थान था, जिसके अंदर उसके रक्त दानव वृक्ष और फल थे। उसे डर था कि फाइट गुफा के साथ साथ उसमें मौजूद सारे खजाने नष्ट कर देगी। उसने रक्त दानव फलों के पकने के लिए 15 साल तक का इंतजार किया। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे उन्हें खतरा हो। देशराज भी मान गया। वो भी रक्त दानव फल पाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसे पहले रक्त दानव एल्डर को हराना होगा। देशराज और रक्त दानव किंग तेजी से आगे बढ़े। परत झपकते ही वो गुफा से बाहर निकल गए। एनर्जी का घेरा भी अब गायब हो चुका था। पुखराज ने एक छोटा सा लाल झंडा निकाला, रक्त दानव कुंड की तरफ फेंक दिया, जिसे कुछ मजबूती खूनी लाशें तुरंत बाहर आ गई और ये खूनी लाशें सच्चे आत्म किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज की फाइटर थी, जो समर की प्लानिंग को विफल करने के लिए पर्याप्त थी। ये सभी खूनी लाशें समर की तरफ रेंगती हुई आई, जिन्होंने अपने हाथ में रेड फायर तलवार घुमाई और हवा को भेदने वाली तलवार एनर्जी का विस्फोट किया। खून से लथपथ लाशों को पराजित होता देखकर पुखराज दंग रह गया था। समर बड़ा पावरफुल था। उसके जैसे ही किंगडम में खून से लथपथ लाशें और उसे हमले का सामना भी नहीं कर सकती थी। पुखराज ने पताका वापस ले ली और चिल्लाकर कहा, राक्षसी ब्लड फेस्ट। और ये चिल्लाते हुए समर पर अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार पंच दे मारा। उसके पंच को देखते ही समर भी जोर से चिल्लाया, स्ट्रेंगल हेल फेस्ट। समर ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और पुखराज की तरफ अपना दाहिना पंच घुमा दिया। पुखराज पीछे की तरफ उड़ गया, चट्टान की दीवार जोर से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। पुखराज समर की तलवार से डर गया था। उसने चौंक कर कहा, इतनी पावरफुल तलवार। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर उसे एक ही बार में हरा देगा। पुखराज को हराने के बाद समर ने लोहे की जंजीरों को काटने और अपने मास्टर को बचाने की तैयारी की, लेकिन ब्लैक ब्लेड सेक्ट ने हिमेश स्टोन सेक्ट के हितेश और मितेश दुष्ट स्काई सेक्ट के चमन ने उसे घेर लिया। ये तीनों जानते थे कि वो समर को उसके मास्टर को बचाने नहीं दे सकते, क्योंकि विंड एज दानव किंग पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल का फाइटर था और एक बार बच जाने पर वो सभी को हरा देगा। समर सारा रक्त दानव फल ले सकता था और ऐसा नहीं चाहते थे। समर को उन तीनों से घिरा हुआ देखकर फूल परी, शिवांगी और मोंक आगे बढ़े,
लेकिन ब्लैक ब्लेड सेक्ट और कॉलिन स्टोन सेक्ट के अन्य स्टूडेंट्स ने उन्हें तुरंत समर की मदद करने से रोक दिया। तभी हिमेश ने ठंडे स्वर में उपहास करके समर से कहा, समर, अपने मास्टर को बचाने के बारे में सपने भी मत देखना। मितेश और चमन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग समर को देखते हुए हिमेश के पास खड़े थे। हिमेश ने जोर से चिल्लाकर कहा, ब्लैक लाइट ब्लेड तकनीक, और अपने काले ब्लेड को लहरा दिया। मितेश ने भी चिल्लाकर कहा, मास्टर गुरुत्वाकर्षण चक्की का पत्थर। चमन ने चिल्लाकर कहा, दुष्ट आकाश पॉम, और अपने दाहिने हाथ के एक विशाल अंधेरे छाए में बदल दिया। हिमेश, मितेश और चमन सभी सच्चे आत्म किंगडम लेवल के बेस्ट स्टेज के फाइटर थे। उनकी फाइटिंग पावर पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के बहुत करीबी थी। वे सभी पृथ्वी लेवल के आत्म साधना सेक्टरों में से थे। उनके पास सर्वोच्च तकनीक थी। समर को पूरी तरह पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। उसने अपने ड्रैगन स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और खुद पर एक प्रेत में बदल दिया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से रेड फायर तलवार का उपयोग करके हिमेश के विशाल काले ब्लेड को रोकने के लिए, जबकि उनके बाएं हाथ से एक स्ट्रैंगल हेल फिस्ट फेंका जो विशाल चक्की के पत्थर से टकरा गया। मितेश, उसने अपने दोनों हाथों से उन दोनों पर हमला किया, लेकिन अपनी पीठ के चमन पर कमजोर छोड़ दिया। समर ने हितेश और मितेश के हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन चमर की हथेली उसकी पीठ पर लग गई। उसका शरीर अटूट था। उस वार से उसे कोई चोट नहीं आई। ये देखकर कि तीनों से एक साथ लड़ने पर समर को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए। चमर को सबसे ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि उसने समर पर अपने बाम से वार भी किया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। वहीं फूलपरी और शिवांगी को यह देखकर काफी राहत महसूस हुई। फूलपरी ने तारीफ भरे स्वर में कहा, वो और अधिक पावरफुल हो गया है। फूलपरी की प्रशंसा भरी आंखें झलक रही थी, और वो जब भी समर को देखती, समर हमेशा उससे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा दिखाई देता। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी विस्फोट, और उसने अपने ज्वालामुखी तलवार तकनीक के सबसे पावरफुल चाल का इस्तेमाल किया। अपने इंपोर्टेंट सार को तलवार के ब्लेड में रूप में इकट्ठा किया, हवा में ज्वालामुखी का एक विशाल भ्रम बनाया और उन तीनों की तरफ उड़ गया। हिमेश और बाकी दो को ध्यान लगाना पड़ा। उन्होंने जल्दी से खुद को विशाल ज्वालामुखी के भ्रम से बचा लिया। एक जोरदार टक्कर के बाद एनर्जी का एक विस्फोट दूर तक फैल गया। अगर मुकाबला एक के साथ होता तो समर निश्चित रूप से उन सभी को आसानी से हरा देता। वो जानता था कि अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उसे अपने मास्टर को जल्दी से बचाने के लिए उन्हें हराना होगा। इसलिए उसने अपने ब्लड लाइन टोटम पावर का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। समर ने जोर से चिल्लाकर कहा, शैडो किंग ब्लड लाइन टोटम। समर ने एक भेड़िए की तरह गुर्राते हुए अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया था, और समर ने गुर्राहट के साथ कहा, स्ट्रैंगल हेल फिस्ट, जिसे पहले दो गुने बड़े पहाड़ के भ्रम पैदा हो गया और उनकी तरफ टूट पड़ा। क्योंकि जोरदार घुसे का वार किया था, तीनों जमीन पर गिर पड़े, मुंह से खून की उल्टियां करने लगे। समर ने एक ही वार में तीनों को हरा दिया। कहना ही होगा कि एक ब्लड लाइन टोटम की पावर स्ट्रैंगल हेल फिस्ट का मेल अतुलनीय था। समर अपनी रेड फायर तलवार लेकर उन लाल लोहे के जंजीरों के सामने आया जो विंड एज दानव किंग को जकड़े हुए थी। उसने तेजी से अपनी तलवार जंजीरों की तरफ घुमा दी। पहले जंजीर तलवार से कट गई, उसके बाद दूसरी और तीसरी भी कट गई। सारी जंजीरें कट जाने के बाद विंड एज दानव किंग बिना किसी रुकावट के रक्त दानव तालाब से बाहर कूद पड़ा और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते गिरते बचा। समर ने उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और चिंता में पूछा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? विंड एज दानव किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ दिखाते हुए कहा, मैंने अपना आधा खून खो दिया और इस समय मैं बड़ा कमजोर हूँ। मैं केवल रक्त दानव फलों को खाकर ही ठीक हो सकता हूँ। हालांकि यह पृथ्वी आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज का फाइटर था, लेकिन जब वो तीसरे मास्टर नरेंद्र भारद्वाज की खोज कर रहा था, तब राक्षस किंग ने उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। उसके बाद उसे रक्त दानव एल्डर ने पकड़ लिया और रक्त दानव तालाब में बांध दिया था। सौभाग्य से समर समय पर आ गया, अन्यथा उसका सारा खून उस तालाब में गिर जाता और वो मर जाता। इसलिए समर ने उससे कहा, मास्टर यहाँ आइए, मैं आपके लिए कुछ रक्त दानव फल सिलेक्ट करता हूँ। समर एक बवंडर की तरह आगे बढ़ा और तुरंत रक्त दानव पेड़ पर पहुंच गया और तीनों फलों को छीन लिया। समर को यह फल प्राप्त करते देखकर हिमेश, मितेश और चमन, पुखराज अन्य सभी चिंतित हो गए थे। रक्त दानव फल इंसान की रक्त टोटम पावर को एक्टिवेट कर सकता था, इसलिए हर कोई उसे प्राप्त करना चाहता था।
वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। समर उनकी आंखों के सामने सारे फल ले गया। समर तीनों रक्त दानव फल विंड एज दानव किंग के पास लेकर आया और उसने धीरे से कहा, मास्टर इन्हें खा लीजिए। विंड एज दानव किंग ने सिर हिलाया, एक फल लिया और अपने मुंह में डाल लिया। रक्त दानव फल का आकार सेब के बराबर था और उसमें प्रबल एनर्जी थी। विंड एज दानव किंग के शरीर में भारी मात्रा में एनर्जी प्रभावित हुई। ये एनर्जी जो पावरफुल और हाई क्वालिटी वाली थी, जो न केवल विंड एज दानव किंग द्वारा खोए गए रक्त के बहाल करने में सक्षम थी, बल्कि उसके रक्त की गुणवत्ता में सुधार भी कर सकती थी। उसका ब्लड लाइन टोटम पहले सेकंड क्लास के मिड स्टेज पर था, लेकिन रक्त दानव फल द्वारा पोषित होने के बाद सेकंड लेवल के उन्नत लेवल पर पहुंच गया था। विंड एज दानव किंग से एक प्रबल एनर्जी विस्फोट फैली। रक्त दानव फल की मदद से उसने अपने पृथ्वी लेवल आत्म किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज को पुनः स्थापित कर लिया था। उसकी पावर के लेवल के साथ साथ उसका रूप भी बदल गया। उसका चेहरा और त्वचा लाल हो गई, जिससे वो और अधिक यंग और एनर्जेटिक दिखने लगा था। विंड एज दानव किंग ने अपनी हथेली को धकेला, जिसमें एक विशाल पावन ब्लेड जो हवा में छेद कर पुखराज से जा टकराया, जिससे वो सीधे दो टुकड़ों में फट गया। राक्षसी ब्लड सेक्ट के अन्य स्टूडेंट्स भी विंड एज दानव किंग की हथेली के वार से मारे गए, कई टुकड़ों में बदल गए, हवा में गायब हो गए। विंड एज दानव किंग राक्षसी ब्लेड से बड़ा नफरत करता था, क्योंकि इतने लंबे समय से उन्होंने उसे जंजीर में बंद रखा। विंड एज दानव किंग द्वारा पुखराज और राक्षसी ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारते देखकर हिमेश और मितेश काफी भयभीत हो गए। विंड एज दानव किंग ने अपनी पावर पुनः स्थापित कर ली और संसारिक आत्म किंगडम लेवल स्टेज का फाइटर बन गया था। जब तक ब्लैक ब्लेड सेक्ट का और कॉलिंग सेक्ट का स्वामी नहीं आ जाता, तब तक किसी की तुलना में उससे नहीं की जा सकती। विंड एज दानव किंग थोड़ा मुस्कुराया और समर से पूछा, समर, हमें उन सभी से कैसे निपटना चाहिए? समर ने कहा, उन सभी को मार डालो। समर को इन लोगों, खासकर हिमेश और मितेश के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर को बचाने के रोकने की कोशिश की। विंड एज दानव किंग ने उनकी बात मान ली और अपनी दाहिनी हथेली एक विशाल विंड एज बनाया, जो प्रचंड पावर के साथ आगे की तरफ लुढ़का दिया। उन सभी को एक ही बार में मार डाला। केवल विंड एज दानव किंग, समर, शिवांगी, फूलपरी और अन्य समर के साथी इस पर्वत के चोटे पर खड़े रह गए थे। इसके बाद समर ने बोहें चढ़ाकर विंड एज दानव किंग से पूछा, मास्टर, क्या आप मेरे पापा का ठिकाना जानते हैं? इसके बाद समर ने बोहें चढ़ाकर विंड एज दानव किंग से पूछा, मास्टर, क्या आप मेरे पापा का ठिकाना जानते हैं? विंड एज दानव किंग ने सिर हिलाया और उसके बाद का जवाब दे कहा, हाँ, तुम्हारे पापा कंचनजंगा पर्वत के एरिया में केंद्र में हैं। उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया। समर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता गहरे समुद्र में फंस गए हैं। वो जगह नर्क से भी ज्यादा खतरनाक थी। आत्म एम्परर किंगडम लेवल में राक्षसी जानवर अपराजय थे और लगभग गोल्डन कोर किंगडम लेवल में आत्म साधकों के बराबर। वो एक बार में शहर को नष्ट कर सकते थे या एक कदम से पहाड़ को समतल कर सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि समर का मास्टर उसके पापा को नहीं बचा पाया। उसके मास्टर केवल सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में थे, जबकि उसके पापा आत्म एम्परर किंगडम लेवल के जानवरों के बीच फंस चुके थे, जो उसके मास्टर को एक ही बार में आसानी से मार सकते थे। समर थोड़ा उदास हो गया। उसने पूछा, मास्टर, मैं पापा को कैसे बचा सकता हूँ? विंड एज दानव किंग ने कुछ देर सोचा और कहा, हम अभी उनको बचाने के जितने पावरफुल नहीं। तुम्हारे पापा को बचाने के लिए हमें एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियार की आवश्यकता है। समर अनिच्छा से मुस्कुराया। दूसरी मोहर तोड़ने के बाद उसकी रेड फायर तलवार एक सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार बन गई थी और एक और मोहर खोलने के बाद वो हेवन लेवल की तलवार बन सकती थी। एम्परर लेवल की तो वो बिल्कुल नहीं बन जाती। एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियार केवल आत्म एम्परर किंगडम लेवल के जानवरों या गोल्डन कोर किंगडम लेवल के आत्म साधकों के पास थे। समर ने पहले कभी ऐसा हथियार तक नहीं देखा था। उसके मास्टर होने की बात तो छोड़ दीजिए। समर को समस्या को समझते हुए उसने विंड एज दानव ने उससे आगे कहा, मुझे पता है कि हम एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार कहाँ पा सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक होगा। उसकी बात को सुनकर समर थोड़ा उत्साहित हो गया था। उसने झट से पूछा, कहाँ कहाँ मास्टर, हमें वो कहाँ मिलेगा? विंड एज दानव किंग ने याद करते हुए उस एरिया के बारे में समर को बताते हुए कहा, कंचनजंगा पर्वत के सेंटर में आत्म एम्परर कब्रिस्तान में एक कब्र है, जहां गोल्डन कोर किंगडम लेवल के आत्म साधक की कब्र है।
हमें एम्परर लेवल का हथियार वहीं मिल सकता है। समर थोड़ा चिंतित हो गया। आत्म एम्परर का कब्रिस्तान एक खतरनाक जगह थी और जहां बहुत सारी खतरनाक चीजें भी थी। कोई भी वहां आसानी से मर सकता था। इसलिए उसने अपने पापा की खातिर समर ने कहा, मास्टर, मुझे बताइए कि वो कब्रिस्तान कहाँ है। मैं जाकर एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार ढूंढूंगा। विंड एज दानव किंग ने अपना सिर हिलाकर कहा, समर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये सेंटर में 50 किलोमीटर उत्तर में। मुझे यकीन नहीं है कि वो वास्तव में कहाँ है। तभी काले पिल्ले ने हंसकर बड़े अहंकार से उनके बीच बोलते हुए कहा, हा, तुम्हारे दादाजी कुत्ते को पता है कि ये कहाँ है। अगर तुम वो एरिया के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे एक रक्त दानव फल दे दो। काला पिल्ला लंबे समय से समर को परेशान कर रहा था, लेकिन उसे कभी भी नीचा दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। जब समर को गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने का मौका पाकर वो जाहिर तौर पर शेखी बघारने लगा था और समर काले पिल्ले के पास गया। उसके सिर पर थोड़ा थप्पड़ मारकर उसे कोसते हुए बोला, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे आत्म एम्परर कब्रिस्तान का रास्ता बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे बल नोच लूंगा और तुम्हें भून डालूंगा। काले पिल्ले ने ऊंची आवाज में धमकी देकर कहा, समर, इतने घमंडी मत बनो। मेरी मदद के बिना तुम कभी भी कब्रिस्तान नहीं ढूंढ पाओगे, या हथियार नहीं प्राप्त कर पाओगे, अपने पापा को भी नहीं बचा पाओगे। उसकी बात के जवाब में समर ने कुछ और नहीं कहा और अपने सीधे उस कुत्ते के बाल नोचने शुरू कर दिए, जिसे काला पीला दर्द से चीखने लगा। काला पीला भीख मांगने लगा था। उसने दर्द में करहाते हुए कहा, ओह, ये दर्द खतरनाक है, प्लीज इसे खींचना बंद करो। समर ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कब्रिस्तान का रास्ता दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे बाल उखाड़ दूंगा। काले पीले ने उदास भाव से कहा, वो कब्रिस्तान केंद्र में नॉर्थ में 49 किलोमीटर दूर है। यह निर्णय करते हुए कि उसके बाल उसने गौरव के अधिक कीमती थे, उसने समर की बात का जवाब दे दिया। उसकी बात को सुनकर समर ने थोड़ा मुस्कुराया। विंड एज दानव किंग से कहा, मास्टर, चलिए आत्म एम्परर कब्रिस्तान में चले, एम्परर लेवल का हथियार प्राप्त करने की कोशिश करें। विंड एज दानव किंग ने कहा, देशराज और रक्त दानव एल्डर अभी भी बाहर लड़ रहे हैं। अगर तुम अभी बाहर जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। समर जानता था कि यह बात सही है। देशराज और रक्त दानव एल्डर दोनों ही सांसारिक आत्म किंगडम के एक्सपर्ट थे और वो उन्हें कभी भी हरा नहीं सकता था। तभी विंड एज दानव किंग ने उससे कहा, समर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक रक्त दानव फल दो। मैं उन्हें इस फल से फुसला सकता हूँ। जब तक तुम अपने साथियों के साथ गुफा से बाहर निकल सकते हो, हम आत्म एम्परर कब्रिस्तान में मिलेंगे। समर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने एक रक्त दानव फल निकाला और विंड एज दानव किंग को सौंप दिया। विंड एज दानव किंग ने फल को पकड़ लिया और एक बवंडर की तरह देशराज और रक्त दानव एल्डर को ध्यान भटकाने के लिए गुफा से बाहर निकल गया। देशराज और रक्त दानव अभी भी बाहर लड़ रहे थे। विंड एज दानव किंग को रक्त फल लेकर भागता देखकर वे दोनों बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये वहां पर छूट जाएगा और फल ले लेगा। रक्त दानव एल्डर ने काले चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा, विंड एज दानव किंग, ये फल मुझे सौंप दो। उसने उन फलों के लिए इस रक्त दानव गुफा में 15 साल तक इंतजार किया। तभी देशराज ने भी ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ये फल मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देशराज इन फलों के लिए रक्त दानव गुफा तक आया था। विंड एज दानव किंग ने तभी हंसकर अहंकार से कहा, हा, रक्त दानव फल मेरे हाथ में है, ले सको तो ले लो। देशराज और रक्त दानव एल्डर को परेशान करने के लिए उनके अहंकार को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। वहीं अपनी बात कहने के बाद विंड एज दानव किंग एक बवंडर में बदल गया और बिजली की एक काली चमक की तरह नॉर्थ की तरफ भाग गया था। विंड एज दानव किंग को भागता देखकर देशराज और रक्त दानव एल्डर चौंक गए थे। उन्होंने जल्दी से अपनी चाल ढाल एक्टिवेट की और रक्त दानव फलों के लिए उनका पीछा किया। थोड़ी देर तक वो दोनों दूर तक गायब हो गए और गुफा के बाहर फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन चट्टानें दरकने लगी थी। तीनों के चले जाने के बाद समर और बाकी लोग भी बाहर आ गए। काले पिल्ले के नेतृत्व के केंद्र में एम्परर कब्रिस्तान की ओर चल दिए। समर कंचनजंगा पर्वत के बाहरी भाग में था। केंद्र तक पहुंचने के लिए आंतरिक एरिया से होकर गुजरना पड़ता, जिसका मतलब था कि कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी। हालांकि हवाई जहाज से सफर करने में 1000 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि पैदल चलने में बड़ा दूर था। 50 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के बाद समर का सामना एक पावरफुल दुष्ट जानवर से हुआ। यह एक पैंथर था, एक पैंथर किंग। 10 मीटर लंबा और उसकी मोटी और सख्त खाल स्टील की सुइयों के जैसी थी। ये पैंथर किंग हाफ स्टेज सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में एक राक्षसी जानवर था।
उस पैंथर किंग ने अपने सफेद नुकीले दांत निकाल लिए और कहा, मानव, मेरे एरिया में कदम रखकर तुम मौत को इनवाइट कर रहे हो। तभी काले पिल्ले ने अहंकार से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बिल्ली अपने दादाजी कुत्ते के सामने इतना रोब दिखाने की? आओ और मेरे सामने घुटने टेको। ये कहना पड़ेगा कि वो पिल्ला बड़ा घमंडी था और वो हर किसी के सामने खुद को दादाजी कहता था, मानो वो दुनिया की कोई सुप्रीम पावर हो। बेशक अब वो समर के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि समर उसे बड़ा परेशान भी करता था। पैंथर किंग ने काले पिल्ले को देखा और ठंडे स्वर में कहा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत की तलाश में हो? पैंथर किंग निषेध एरिया में आंतरिक एरिया में सबसे पावरफुल दुष्ट जानवरों में से एक था, जो 150 किलोमीटर के एरिया में सबसे मजबूत था। काले पिल्ले की आंखों के तिरस्कार की एक झलक उभरी। उसने एक राक्षसी गोली थूकी। उसने उसे पुरस्कृत नहीं किया और फिर भी उसकी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। ये काले पिल्ले की एक स्पेशल पावर थी और दूसरी वस्तुओं के पावर में अपनी पावर बदल सकता था। राक्षसी गोली से एक लाल रोशनी निकली और पैंथर किंग को पंजे से चार टकराई। जोरदार धमाके की आवाज हुई। उनके हमलों की पावर हवा में गायब हो गई, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पैंथर किंग ने काले पिल्ले को आश्चर्य से देखकर कहा, कमीने पिल्ले, तुमने ब्लड पाइथन किंग को मार डाला, उसी राक्षसी गोली भी ले ली। बाहरी एरिया में पैंथर किंग होने के नाते उसने सिर्फ राक्षसी जानवरों के किंग ब्लड पाइथन किंग को अच्छे से जानता था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो मर जाएगा। काले पिल्ले ने अपना सिर उठाया और अहंकार से कहा, हाँ, मैंने ब्लड पाइथन किंग को मार डाला। काला पिल्ला बड़ा बेशर्म था। समर ने उसे मारा, लेकिन वो अपना क्रेडिट ले रहा था। तभी समर और काले पिल्ले के बीच कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन जब उन्होंने एक पारिवारिक दुश्मन, एक राक्षसी जानवर को नष्ट करना था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी पैंथर किंग ने फिर से अपना दाहिना पंजा हिलाया और काले पिल्ले पर हमला करने की तैयारी की। समर ने एक बार फिर चाल चली और अपने पापा को बचाने के लिए वो बड़ा बेचैन था, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने सीधा अपनी लंबी तलवार से हमला कर दिया। समर ने रेड फायर तलवार निकाली और 40 मीटर लंबी, पहले से भी थोड़ी लंबी तलवार की एनर्जी हवा को भेजती हुई सीधे पैंथर किंग के पंजों पर वार करने लगी। उसने सीधे उसके पंजे काट डाले। खून चारों तरफ फैल गया। पैंथर किंग दर्द से चीखा। एक राक्षसी जानवर था जो सच्चे आत्म किंगडम लेवल का सांसारिक हाफ स्टेज पर था। उसके पंजे आसानी से चट्टान को चीर सकते थे, लेकिन समर ने एक ही बार में उन्हें काट डाला। उसने सोचा कि समर रक्षाहीन है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वो कितना दुर्जय होगा। तभी पैंथर किंग ने अपना मुंह खोला और एक नीली राक्षसी गोली थूक दी। एक राक्षसी गोली में एक पावरफुल पावर थी जो सीधी समर पर जा गिरी। उसने अपने पंजे खोने का बदला लेने के लिए इस युवक को मारने की कसम खाई थी। वहीं उसका हमला देखकर समर ने ड्रैगन स्टेप्स का प्रदर्शन किया, खुद को एक उड़ते हुए ड्रैगन में बदल लिया। बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए राक्षसी गोली के हमले को चकमा दे दिया। जब उसने ड्रैगन स्टेप्स मूवमेंट तकनीक सीखी थी, तब से वो अधिकांश राक्षसी जानवरों के हमला का आसानी से चकमा दे सकता था। समर जमीन से उछलकर सीधे पैंथर किंग के सिर पर उड़ गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से पैंथर किंग की खोपड़ी पर एक अजय एनर्जी का विस्फोट किया। पैंथर का सिर सीधे चकनाचूर हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एक ही वार में पैंथर किंग मारा गया था। तभी काला पिल्ले ने एक काले फ्लैश की तरह आगे बढ़कर उस पर कूद गया। एक ही बार में राक्षसी गोली निकल गया और ये काला पिल्ला कितना बेशर्म था। पहले उसने पाइथन किंग की राक्षसी गोली को खा लिया था और अब पैंथर की गोली को भी। समर की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट दिखाई देने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और काले पिल्ले को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। वहीं काले पिल्ले ने समर के खतरनाक इंटेंट को तुरंत भांप लिया और उसने समर की तरफ देखकर कहा, आत्म एम्पर कब्रिस्तान बड़ी खतरनाक है। मैं तुम्हें वहां सिर्फ इसलिए राक्षसी गोली की पावर बढ़ाकर ही लेकर जा सकता हूँ, अन्यथा तो मुझे आधे रास्ते में ही कोई ना कोई मार देगा। हालांकि समर काले पिल्ले को सजा देना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा था वो उसके लिए बड़ी कठिनाई खड़ी कर देने वाली थी। काले पिल्ले ने ब्लड पाइथन किंग और पैंथर किंग की गोलियों को निगल लिया था। काला पिल्ला कंचनजंगा पर्वत निषेध एरिया के बारे में अच्छे से जानता था। उसके मार्गदर्शन में समर और अन्य लोगों ने बाहरी भाग के आसानी यात्रा की और आंतरिक पहाड़ों में प्रवेश कर गई। हालांकि उनका सामना कुछ राक्षसी जानवरों से भी हुआ, लेकिन उन दुर्भाग्यपूर्ण राक्षसों का तो समर की तलवार से सिर कट गया था। हालांकि काला पिल्ला बेशर्म था, लेकिन उसके पास एक मजबूत दमनकारी आभा थी जो लोअर लेवल के राक्षसी जानवरों को प्रभावित करती थी। कुछ ही पलों के बाद सभी लोग कंचनजंगा पर्वत के आंतरिक भाग में पहुंच गए थे। जैसे वो अंदर दाखिल हुए, समर चौंक गया, क्योंकि उसे वहां बहुत सारे पावरफुल सुर दिखाई दिए।
हर एक सुर पहले वाले से ज्यादा पावरफुल था। एरिया का अंदरूनी हिस्सा बाहरी पर्वत श्रृंखला से कहीं ज्यादा खतरनाक था। जमीन पर लताएं और पौधे लंबे हो गए थे। हर चीज मजबूत थी, चाहे इंसान हो, राक्षसी जानवर हो या पौधे। सब बड़े थे और समर को लगातार खतरे का एहसास दिला रहे थे। वो अब सच्चे किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था, फिर भी वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जल्द ही समर और बाकी लोग ऊंचे फूलों के एक ग्रुप के पास पहुंचे। हर फूल कम से कम 4 मीटर ऊंचा था, जो बहुत इंसानों की ऊंचाई से भी 2 गुना। फूल परी को फूल बड़े पसंद थे, फिर भी उसने कभी इतने बड़े और इतने खूबसूरत फल नहीं देखे थे। उसका खूबसूरत चेहरा खुशी से भर गया था। उसने एक अजीब सुगंध निकल रही थी, जो महिलाओं को आकर्षित कर रही थी। उन्होंने अपनी सुगंध में उसे डुबो दिया और अपनी तरफ खींच लिया। पहले से ही नाजुक और शांत फूल ने अचानक अपनी पंखुड़ियां खोल दी, जो सफेद बारबा जैसे तीखे सफेद मगरमच्छ के दांतों से ढकी थी। फूल परी का चेहरा पीला पड़ गया। वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो तो बस फूल को छूना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि फूल उसे काटने के लिए अपना मुंह खोल देंगे। वहीं ये देखते हुए काले पिल्ले का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, ये एक नरभक्षी फूल है, एक ऐसा फूल जो इंसानों को खा जाएगा। चलो इसे जल्दी से मार दो। उसकी बात को सुनकर समर का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि उसने नरभक्षी फूल नहीं देखे थे, लेकिन उसने नरभक्षी फूलों की कहानी जरूर सुनी थी। तभी समर ने एक पैंथर की तरह फूल परी की तरफ झपटा, जैसे उसके हाथ रेड फायर तलवार की एक पावरफुल एनर्जी छोड़ दी। उसने नरभक्षी फूल को पल भर में 2 टुकड़ों में काट दिया। काले पिल्ले ने समर को नरभक्षी फूलों को मारते देखा तो उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया था। उसने जल्दी से सभी को भागने का इशारा करके कहा, भागो भागो भागो। समर ने हैरान होकर कहा, काले पिल्ले, हम किस लिए भाग रहे हैं? मैंने पहले ही नरभक्षी फूल को मार दिया है। काले पिल्ले ने चिंता करके कहा, यहाँ सैकड़ों नरभक्षी फूल हैं, तुमने केवल एक को मारा। अगर हम नहीं भागे तो लाश यहीं दफना दी जाएगी। उसकी बात को सुनकर समर का चेहरा अचानक बदल गया। वो भूल ही गया था कि फूलों के खेत में है। उनके चारों तरफ ही नरभक्षी फूल थे। समर और बाकी लोग भागना चाहते थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नरभक्षी फूलों ने अपने मुंह खोल लिए थे, अपने नुकीले दांत दिखा दिए और इस भयानक उपस्थिति प्रकट करते हुए उन्हें पूरी तरह से फंसा लिया। ये सीन देखकर समर का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। जब उसने अपने आसपास के लोगों से देखकर कहा, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। सभी ने अपने अपने स्पिरिचुअल हथियार को उठा लिया और आसपास के उन फूलों पर हमला कर दिया। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी संघनन। समर ने ज्वालामुखी तलवार तकनीक के पहले लेवल को सीधे तौर पर इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन इससे सबसे अधिक एरिया को कवर कर दिया। हवा में एक विशाल ज्वालामुखी भ्रम दिखाई दिया और वो अंदर लावा नदी भी देख पा रहे थे। वो एक गर्म वातावरण उत्सर्जित कर रहा था। समर के हमले को देखकर फूल परी शिवांगी दोनों हैरान थे, क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक नरभक्षी फूल को मार सकते थे, लेकिन समर ने एक साथ कई दर्जन फूलों को मार दिया। काले पिल्ले की बात करें तो एक छोटा सा पिल्ला बड़ा बेरहम था। उसने एक बहुत बदबूदार पाद मारी और उसकी गंध से कई नरभक्षी फूल झटपट से मर गए। नरभक्षी फूलों को सफाई और पवित्रता बड़ी पसंद थी, इसलिए काले पिल्ले की पाद की गंध उनके लिए बड़ी घातक थी। वहीं समर की लाल अग्नि तलवार लगातार घूमती जा रही थी और देखते ही देखते ही नरभक्षी फूल मरते जा रहे थे। हालांकि समर दर्जनी नरभक्षी फूलों को मार रहा था, लेकिन वहां उनका पूरा समुद्र था। तभी उन फूलों की गहराई में एक ठंडी और अभिमानी आवाज आई, मानव जाति, तुमने मेरे बेटे और बेटियों को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो बोल रहा था एक विशाल नरभक्षी फूल था। वो फूलों का किंग था। नरभक्षी फूल किंग ने गहरी आवाज में कहा, पृथ्वी आत्म प्रकाश किंगडम। और उसने अपने किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। नरभक्षी फूल किंग की सांसारिक आत्म क्षेत्र में आभा को महसूस करके समर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। समर ने उसे देखते ही मन में कहा, क्या ये नरभक्षी फूल किंग सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज का दानव फूल निकला? वहीं अभी तक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में नहीं पहुंचा था, इसलिए अगर ये सिर्फ सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर होता तो उसे डर नहीं लगता। उसे सबसे ज्यादा डर एक असली सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फाइटर के मिलने का था। उसने साफ तौर पर यह नहीं सोचा कि उसके सामने खड़ा नरभक्षी फूल किंग एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज का फूल निकलेगा।
नरभक्षी फूल किंग ने अपना खूनी मुंह खोला और समर की तरफ झपटते हुए बोला, मानव, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं उसको देखकर शिवांगी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी फिंगर में इंपोर्टेंट सार इकट्ठा किया और गंभीर आवाज में कहा, फायर एम्परर फिंगर। एक पीली रोशनी चमकी। अगले ही पल शिवांगी स्तब्ध रह गई। उसकी फायर एम्परर फिंगर का नरभक्षी फूल किंग पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि नरभक्षी फूल को कोई चोट नहीं लगी। वो क्रोधित हो गया। किस इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसे चैलेंज करने की। उसको तो अब मरना ही होगा। नरभक्षी फूल किंग को मारना चाहता था। उसने अपना मुंह खोला और उसने अपने धारदार दांत दिखाई दिए। झपट्टा मारकर शिवांगी के सिर पर झपटा। ऐसा लग रहा था वो उस विशालकाय पौधे में समा ही जाएगी। तब एक काला पिल्ला जो शिवांगी के पास था, उसने नरभक्षी फूल किंग की तरफ देखकर कहा, नरभक्षी फूल किंग, मेरे अजय कुत्ते के पाद का स्वाद चखो। और उसने उसके तरफ हवा छोड़ दी। हालांकि इस पाद से ज्यादातर हमला करने की ताकत नहीं थी, लेकिन ये बहुत बदबूदार था। नरभक्षी फूल किंग सिर्फ आधा सख्त हो गया था, क्योंकि उसे सफाई पसंद थी। काले पिल्ले ने घमंडी मुस्कान के साथ नरभक्षी फूल किंग की तरफ अपनी पूंछ हिलाकर कहा, बेवकूफ फूल, हिम्मत हो तो मेरा पीछा करो। नरभक्षी फूल किंग गुस्से में पागल हो गया और उसे लगा कि यह काला पिल्ला सचमुच अपनी मौत की तलाश में है। उसने समर और शिवांगी पर हमला करना छोड़ दिया। काले पिल्ले पर ध्यान केंद्रित कर लिया। काले पिल्ले की गति बड़ी तेज थी। पलक झपकते ही वो 500 मीटर दूर चला गया। नरभक्षी फूल किंग ने उसका पीछा किया, बाकी लड़ते लोगों से दूर कर दिया। सांसारिक आत्म लेवल में फर्स्ट स्टेज के राक्षसी जानवरों का प्रकाश किंगडम सिर्फ 500 मीटर की सीमा तक पहुंच सकता था। जब नरभक्षी फूल दूर चला गया तो समर और उसके ग्रुप को फंसाने वाला एनर्जी किंगडम हट गया था। तभी समर ने सभी से कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं नरभक्षी फूल किंग के घोंसले पर चुपके से हमला करने जा रहा हूं। और वो भाग गया। फूल परी और मोंक ने सिर हिलाया और वो जानते हुए कि वे मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो जल्दी से एक तरफ भाग गए। उनको जाते देखकर समर तेजी से उस तरफ दौड़ा जहां नरभक्षी फूल किंग पहली बार दिखाई दिया था। वहां बने घोंसले से फूल किंग के बीज थे। फूल किंग के बीज राक्षसी नाभिक के समान थे और कुछ पावरफुल जादुई पावर भी वहां पर थी। समर बिजली की तरह से तेजी से आगे बढ़ा और जल्दी से नरभक्षी फूल किंग के घोंसलों के पास मिट्टी पर पहुंच गया। आसपास के नरभक्षी फूल उसे काटने के लिए अपना मुंह खोल रहे थे, लेकिन समर ने अपनी तलवार घुमाई और उन सभी को मार डाला। समर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे मिट्टी खोद दी। कुछ ही पलों में उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला। उसमें एक लाल बीज पाया। बीज अंडे के आकार का था। उसमें एक पावरफुल आभा निकल रही थी। उसको महसूस करके कोई भी सिहर उठे। समर की आंखों में खुशी थी जब उसने देखा कि बीज असल में एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल का बीज है। वो जानता था कि अगर ये इस बीज को खा लेगा तो वो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में एंटर हो सकता है। तब उसके नरभक्षी फूल किंग को मारना आसान हो जाएगा। समर ने अपना मुंह खोला और फूल किंग के बीज को निगल लिया, जिसका स्वाद मीठा और आड़ू के जैसा था। उसने उसके मुंह को मसला और जल्दी से निकल गया। फूल किंग के बीज के एनर्जी का एक विशाल धारा को मुक्त कर दिया। जब समर ने इसे पचा लिया और प्रचुर मात्रा में एनर्जी उसकी मांसपेशियां मेडियंस हड्डियों से गुजर गई। समर का डेंटियन अब किसी इंजन की तरह तेजी से काम कर रहा था। उसने फूल किंग के बीजों की सारी एनर्जी तुरंत सोख ली। हल्के हरे रंग का स्पिरिट न्यूक्लियस बदलने लगा। धीरे धीरे हल्के हरे से लाल रंग में बदलने लगा। पहले इसका एक छोटा सा हिस्सा लाल हुआ, फिर पूरा न्यूक्लियस लाल हो गया। हल्के रंग का आत्म नाभिक एक सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फाइटर का संकेत था, जबकि लाल रंग का आत्म नाभिक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल का उन्नति का प्रतिनिधित्व करता था। समर एक पावरफुल गति से निकल रहा था और उसने पूरे 15,000 पाउंड की फोर्स लगाई, जिससे हवा में 15 काले भंवर बन गई। समर ने खुश होकर कहा, ओह, मैं अंततः सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में प्रवेश कर ही गया। वो इतना एक्साइटेड हो गया था, उसका दिल लगभग रुक गया था। असल में समर को नरभक्षी फूल किंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फूल किंगों के बीज की मदद से वो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में चला गया था। जबकि समर खुश था, लेकिन नरभक्षी फूल किंग खुश नहीं था, क्योंकि फूल किंग के बस्ट नष्ट हो जाने पर यह बीज उसकी सारी एनर्जी क्रिस्टिकलर का था। नरभक्षी फूल किंग ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, समर, तुमने मेरे बीज खाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नरभक्षी फूल किंग को तीव्र घृणा महसूस हो रही थी। समर ने बस उपहास किया। उसे कोई परवाह नहीं थी और उसकी आंखें घृणा से भरी थी। वो अब सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में पहुंच गया था और अब उसे
नरभक्षी फूल किंग से डरने की जरूरत नहीं थी। नरभक्षी फूल किंग ने देखा कि समर की आंखें तिरस्कार से भरी थी। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आया कि भला हो, इतने गौरवशाली फूल किंग को इंसानी कैसे नीचे नजर से देख सकते हैं। नरभक्षी फूल किंग ने एक पावरफुल आवाज छोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, पृथ्वी आत्म प्रकाश किंगडम। एक 40 मीटर लंबी एनर्जी की चादर जो ज्वाला के समुद्र की तरह दिखाई देने लगी, उसने समर को घेर लिया। समर ने गहरी आवाज में कहा, ज्वलंत सांसारिक आत्म प्रकाश किंगडम। उसने अपना प्रकाश छोड़ा जो 40 फुट लंबी लो में बदल गया, और यह उसकी नई विकसित तकनीक थी जो जल्दी से नरभक्षी फूल किंग की लाल एनर्जी से टकरा गई। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। प्रबल एनर्जी आसपास के एरिया में फैल गई थी। भारी एनर्जी के गोले आसपास के एरिया में फैल गए, जिससे आसपास के पौधे और जीव जंतु तुरंत नष्ट हो गए थे। आसपास के कुछ नरभक्षी फूल इस विशाल एनर्जी आघात के विस्फोट से मारे गए। वे सांसारिक आत्म किंगडम के हमलों का बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। उनके जल्दी चले जाने के कारण फूल परी और शिवांगी इस एनर्जी का कोई असर नहीं हुआ। नरभक्षी फूल किंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दुष्ट मानव, तुम वास्तव में सांसारिक आत्म किंगडम लेवल में घुस आए हो। नरभक्षी फूल किंग को साफ साफ याद था कि अभी अभी इंसान सच्चे आत्म किंगडम लेवल पर था, लेकिन पलक झपकते ही वो सांसारिक आत्म किंगडम में पहुंच गया था। उसे पता था कि उसने उसका बीज खा लिया, और अपने फूल को बीज खाए जाने पर तस्वीर देखकर वो इतना क्रोधित हो गया था कि उसे लगा कि उसमें आग लग गई हो। नरभक्षी फूल किंग ने अपना विशाल मुंह खोल लिया, अपने धारदार दांत दिखा दिए। खून से लथपथ उसने समर को काटने की कोशिश की। वो इंसान को मारने ही वाला था, लेकिन अब क्या होगा आगे, ये तो हम कल ही जानेंगे। क्या वो फूल समर को मार पाएगा, या फिर समर अपनी ताकत और बढ़ा लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग को कहानी कैसी लग रही है और कहां से आप लोग कहानी देखते हैं।